देखा कि 111 महकमे ऐसे हैं जिनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया, और तनख्वाहदार लोगों का टैक्स कम ना करें, मिडिल क्लास लोगों को आप जो है वो कुछ देने के लिए तैयार ना हो। कौन सी फहाशी करार दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में जो 600% इजाफा है, तो जो इतनी बड़ी फहाशी में जिंदगी गुजार रहे हैं ख्वाजा साहब, तो उनको पहले तो उससे दस्तबरदार हो जाना चाहिए। यानी ये अजीब बात है, हुकूमत में शामिल हैं, बेड़ा गर्क मुल्क का कर रहे हैं और बयानबाजी से बाज नहीं आते। आम जो मजदूर होता है वो अपनी मेहनत मजदूरी से अगर कुछ पैसे कमा लेता है, 50-60 हजार रुपए पूरे कर लेता है, तो आप उससे तो टैक्स वसूल कर रहे हैं। लेकिन जिनकी सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हैं, जागीरदार और वडेरे और खान और सरदार हैं, इनसे आप पूरे साल में मिलकर 4 अरब रुपए भी इनकम टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब और मिडिल क्लास उसको बर्बाद करना ऐसा लगता है कि किसी एजेंडे का हिस्सा है जिसमें हुकूमत शामिल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी बजट पर पार्लिमान के अंदर और बाहर शदीद बहस जारी है। एक तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान हुआ है, जबकि दूसरी तरफ बजट पेश होने से महज एक दिन पहले कौमी असम्बली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाहों में हैरान कुन तौर पर 500% इजाफा हुआ। माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी गई, जिस पर अवामी, सियासी और सोशल मीडिया हल्कों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस फैसले का दिफा करते दिखाई देते हैं। चूंकि 2016 से इन ओहदों की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ, इसलिए यकमुश्त इजाफे की जरूरत पड़ी, मगर भारी भरकम तनख्वाहों पर काबीना के अंदर से भी आवाजें आने लगी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे की शदीद मुखालफत करते हुए इसे माली फहाशी करार दिया है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू इसके मरहून मिन्नत है। तनकीद के बढ़ते दबाव के बाद ज़राए के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी मामले का नोटिस ले लिया है, रिपोर्ट तलब कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। इसी मुनासबत से आज पहला बड़ा सवाल होगा। इसके लिए पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी हमें आगे चलकर दूसरे बड़े सवाल में ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जब महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तनख्वाहों में सिर्फ मामूली इजाफा हुआ, तो क्या स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें 5 गुना बढ़ाना किसी तौर पर जायज़ या काबिल कबूल है? और जिस तरह से अभी एक्सप्रेस न्यूज़ पर ब्रेकिंग भी हुई कि अदलिया, मुकन्ना, इंतज़ामिया तीनों सेक्टर में तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, जिसकी रिपोर्ट शेयर भी हुई, एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन ने देखी। आपके ख्याल में ये अवामी एतमाद की, क्या इसको खिलाफ वर्जी संगीन कहना चाहिए, या फिर ये जो मौशी इंसाफ की बात होती है, क्या उस अगर मौशी इंसाफ के तौर पर देखा जाए तो क्या इसको काबिल कबूल कहा जा सकता है तनख्वाहों में इजाफे को? दुआ, आपको याद होगा कि सोमवार को जिस दिन ये तनख्वाहें बढ़ी हैं, हमने बात की कि स्पीकर और सेनेट दोनों को कुछ शर्म करते हुए खुद दस्तबरदार हो जाना चाहिए इन तनख्वाहों से। ये बात मैंने अपने इसी प्रोग्राम में कही थी, और फिर हम मुसलसल ये बात कह रहे थे कि ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, और पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस पर कह रहा था। आज प्राइम मिनिस्टर ने इस पर नोटिस भी लिया, और फिर एक जगह पे खबर चलती रही, बल्कि हेडलाइन के जी ये तो इनका अपना इख्तियार है, जबकि फिर हमने, हमारे वकास ने चेक किया, रिपोर्टर ने, तो ये प्राइम मिनिस्टर यानी कैबिनेट की तरफ से ही अप्रूवल आई हुई थी। अब इसमें पर्दा नशीन कौन है? मैं हाफिज नईम साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें बजाय ख्वाजा आसिफ पे तनकीद करने के मिसाल देनी चाहिए थी कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कैबिनेट के मेंबर और वो तनकीद करते हैं, तो इसको जमहूरियत समझ के जायज़ समझना चाहिए कि वो ठीक कह रहे थे कि ये गलत हुआ है, तो उसको अप्रिशिएट तो करें ना, बजाय उसको भी साथ ही लपेट लें। तो ख्वाजा आसिफ का बेहतरीन कदम था और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक्शन लिया। हम सारे लोग, दुनिया कह रही थी कि भाई ये कोई तो तरीका करो ना कि गरीब को सिखाते हो 10% और वो भी एहसान करके, और बाकी कितने कितने परसेंट पे चले गए। जाहिर है ये तनकीद हुई है, और अगला मरहला इसी बात का होगा कि देखें ना, स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट, खैर चेयरमैन सेनेट तो पाकिस्तान में रहते ही कम है, घूमते फिरते ही रहते हैं सारा वक्त, वो अपनी कसर पता नहीं क्या दौरों की निकाल रहे हैं, कोई पिछले टाइम की। ये इन लोगों को इतना बड़ा अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है चेयरमैन सेनेट और स्पीकर का, तो इनको तो ये खुद रुकवाना चाहिए था कि नहीं, हमें ये इतनी बड़ी तनख्वाहें नहीं चाहिए। देखें ना, ये तनख्वाह नहीं है,
हाउस के अलाउंसेस अलग हैं और बेपनाह बिजनेस क्लास की टिकटें अलग हैं जो पूरे खानदान को बांटी जा सकती हैं। इसके ऊपर ये भी नहीं है कि जी इस नाम का और ये फैमिली ट्री है इसमें यूज होगी, वो कहीं पे भी। और ये अरकान असेंबली को भी है जो अभी वकास की आप बात बता रही हैं। चलें, ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाह आप ये मार्जिन दें कि सुबह से शाम 24 घंटे उन्हें काम करना, कोई पैसे बना रहा है लेकिन काम सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर और चेयरमैन ने तो अपना सेशन ही अटेंड करना है ना, उसको चेयर करना है। ये तो बताएं ना, मतलब इनको इज्जत, क्या ये तनख्वाह लेने के लिए काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। ये तो हैं कि हम जाएंगे, खिदमत करेंगे, अवाम की खिदमत। ओके, पैसे भी मिलने चाहिए आप लोगों के लिए, जीत के आते हैं उनके लिए, लेकिन कोई हिसाब तो करेंगे ना। पेंशनर के लिए तो आप ढूंढ लें और तनख्वाहदार के लिए कि हम अफराते ज़र के हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, आला अफसरान हों जिनकी हैसियत कुछ और है, या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वफाकी वज़रा हैं, ये स्पीकर चेयरमैन सेनेट है, तो इनके लिए कौन सा अफरातेदार आपने मुकर्रर किया? नहीं किया। जिनकी मराद अभी इसमें शामिल नहीं है वो अलग से हैं। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर को न सिर्फ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ऊपर लगानी चाहिए बल्कि उन्हें इसके सारे पे लगाना चाहिए। रिवाइज करें सारी चीजों को, दिखाएं कि आपके दिल में जो दर्द है वो सिर्फ शबाना रोज मेहनत तक नहीं है, दिल की उठा गिराइयों से खुशियां और मुबारकबादें नहीं मना रहे, बल्कि आप लोगों के जख्म पे फाहा लगाना है, आपने मरहम लगानी है, उस पर नमक नहीं छिड़कना। आप जरा रिवाइज करें सबको। और सिर्फ ये नहीं, जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं जहां पे बेपनाह तनख्वाहें हैं, जो काम से ज्यादा हैं, जो बहुत ज्यादा वसूल करते हैं हजारों डॉलर अपने विजिट्स के ऊपर। ये बात हमारे यहाँ तो प्रोग्राम में अभी शहबाज राना और उन्होंने कामरान ने शायद पिछले हफ्ते की है। मैं ये 2-3 साल से मुख्तलिफ इदारों की बात कर रहा हूँ कि जब आपको किसी बोर्ड मीटिंग में जाना है तो आपको इतने डॉलर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? ठीक है, ये सारा रिवाइज होना चाहिए कि या तो फिर आप सबके लिए सबको दे दें, सब आम जो आपके पास मुलाजिम है, चले हम और आप प्राइवेट शोबे में, हमारे साथ तो जो हो रहा है हो रहा है, आप अपने मुलाजमीन के लिए तो ठीक करें ना। आपने जो कम से कम मुजरत है वो नहीं की, वो आप मान गए कि आप सेठों के दबाव में आए और आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया। उल्टा 37,000 पे कौन सा अमल दरामद होता है, आप उसको भी चेक करें। जी अयाज साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नोटिस किसके खिलाफ लिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वो देख रहा था नोटिफिकेशन इस हवाले से, वो वजारत पार्लिमानी अमूर का है जिसमें ये इनकी अप्रूवल दी गई है। तो कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर तो नहीं हो सकता। ये रात के अंधेरे में कौन कर गया मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये कोई समझा दे, कोई समझदार आदमी, शायद मैं कम समझ हूँ। और मज़े की बात ये है दुआ कि वो उस नोटिफिकेशन अगर वो ठीक है, वो उसकी तस्दीक कभी मैं नहीं कर सकता। ये तनख्वाहें आपको 100% है, 100% वही है। कब से बढ़ी हैं? ये 1 जनवरी से बढ़ी हैं। मतलब ये साथ इनको एरियर्स भी देने हैं। अब आपको समझ आई कि ये वो जो कहते हैं ना हमने कर्ज लिया, ये कर्ज किसके लिए लिया जाता है? इनके लिए। हमारे लिए ये कर्ज नहीं लिया जाता, हमें निचोड़ने के लिए ये कर्ज लिया जाता है कि ये जो कर्ज पूरा करना है ये आपने पूरा करना है और हम पूरा कर रहे होते हैं। इन्होंने सिर्फ अयाशियां करनी होती हैं। वो जो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं, वो हाफिज नईम कह रहे थे कि ख्वाजा साहब की भी वैसे समझ नहीं आती वो किसके साथ है, पार्लियामेंट के साथ है या अपोजिशन के साथ है। लेकिन अच्छी बात है, आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर एक वजीर भी हैं, वो ज़ाहिर है उनकी भी तो तनख्वाहें ज़्यादा हुई भी हैं, बढ़ी भी हैं, और अरकान पार्लियामेंट की बढ़ी भी हैं, वो उस पर शायद उनको इतना एतराज़ नहीं है। लेकिन चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों पे उन्हें एतराज़ हुआ है कि जी ये नहीं बढ़नी चाहिए थी। सही। आप देखती नहीं कि हालात जो मर्जी हों, ज़र मुबादला के ज़खायर जितने मर्जी काम हों, हमारे हुक्मरानों के, ये ब्यूरोक्रेट्स के, ये जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, इनके सरबराहान के दौरे ही ख़त्म नहीं होते। और अपने लिए इनके पास बहुत पैसा अब तो खैर से दौरे आ गए हैं ना, डॉलर्स IMF ने भी दे दिए। अब तो और ज़्यादा ईजी हो गया कि यार निकलो, अयाशी करो। और किसी उससे मिलने जाना है, फैमिली से मिलने जाना है, सरकारी दौरा, पूरी फैमिली वो बेलारूस पहुंच जाती है, वो भांजे भतीजियां बेटे बेटियां सारे उसमें शरीक होते हैं। ज़ाहिर है क्या फ़र्क पड़ता है यार, जब कौमी ख़जाना है। और मुझे याद है, मैं अपने कायद की बातें नहीं भूला करता। वो एक दफ़ा वो पेट्रोल इंटरनेशनल उस पर महंगा हुआ था मार्केट में, तो उन्होंने कहा था हम अपनी जेब से ये पैसे दे रहे हैं। तो जो हुक्मरान कौमी खजाने को अपनी जेब समझते हों, उनसे और आप क्या तवक्को कर सकती हैं? और क्या मतलब, मैं लतीफ़े सुन रहा हूँ ये जब से बजट अनाउंस हुआ है, ये जो भी आमिर हवाला दे रहे थे,
वजीर खजाना साहब का कि जी वो ये तय हो गया हुआ था कि 39,000 मिनिमम वेज होनी है, मिलती है ना नहीं मिलती वो अलहदा बहस है। लेकिन वो कि जी से वो उन्होंने सनतकारों ने और कारोबारी हजरात ने कहा कि जी नहीं, आपने नहीं बढ़ानी। कोई यार खुदा का खौफ करो, वो हमारे लिए IMF कम है कि इन लोगों से भी आप पूछ के आप बनाओगे बजट कि मतलब ये कहेंगे कि बढ़ा दो और बढ़ा देंगे, ये कहेंगे नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं। ओ भाई, एक बैंक चलाना और बात है, मुल्क चलाना इंतहाई डिफरेंट बात है। लेकिन जाहिर है अब मंजूर नजर लोगों के लिए तो हम जो मर्जी कहते रहे, ठीक है, ऐसी सिस्टम चलना ही है। जी फैसल साहब, देखिए जब वज़ीर ख़जाना ने एक अजीब व गरीब एक मकाना कस्म की ये बात की है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो टैक्सेस लगे या जिस टैक्सेस में छूट हुई वो भी आपने इनकी मर्जी से ही लगाए होंगे। ये तनख्वाहदारों के साथ भी एक तरीके से ना फ्रॉड हो गया ना, क्या 50,000 लाख वाले को चले आप फायदा हो गया। इस वक्त जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख है, वो भी लोअर मिडिल क्लास में आता है, वो कोई अपर मिडिल क्लास में अपर क्लास में नहीं आता। उसको इस तनख्वाह में जो है, इस टैक्सेस में जो है वो कितना बेनिफिट मिला। उनके साथ भी मजाक हुआ। अभी 37,000 रुपये तनख्वाह है। अरकान पार्लियामेंट से किसी ने या स्पीकर साहब से या चेयरमैन सेनेट साहब से किसी ने दरखास्त की थी आपसे आके कि आप सेनेट के चेयरमैन बन जाएं या स्पीकर बन जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों भाई, आप अपनी शौक से अपनी मर्जी से बनाइए। वो लोग हैं जो इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगा कर आते हैं, करोड़ों रुपए लगा के आते हैं। जितनी तनख्वाह ले रहे हैं इसकी इनकी औकात नहीं है। इनके रोज के खर्चे जो है ना वो इतने होंगे, लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है, लिए करे जा रहे हैं। इनको तो चाहिए कि जो कम से कम तनख्वाह है 37,000 रुपये, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर से लेके वजीर आजम और सदर पाकिस्तान तक ये होनी चाहिए, ताकि इनको एक एहसास हो जब कि 37,000 रुपये तनख्वाह जो किसी को मिलती है ना, अव्वल तो वो भी नहीं मिलती जो आमिर साहब कह रहे हैं, लेकिन जो जिसके पास आती है उसके दिल पे उस वक्त क्या बीतती है 37,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले पे। इनको पता है 37,000 रुपये तनख्वाह जगह वो भी नहीं मिल रही है, लेकिन चले इनकी तनख्वाह तो आप वही मुकर्रर कर दें, आप बड़ी मेहरबानी करें। इस मुल्क की सियासत में बहुत अच्छे अच्छे और बाकिरदार लोग भी रहे। मैं आपको एक सी मिसाल दूं कि कराची के एक नाजिम थे नेमतुल्लाह खान साहब, उनकी तनख्वाह उन्होंने अपने पूरे 4 साल दौर में नहीं निकलवाई और रिटायरमेंट के बाद जो है निजामत से फारिग होने के बाद अपनी पूरी तनख्वाह जो है वो 16 लाख रुपए उनकी बनती थी, वो जिला फंड में उन्होंने जो है ना वो अतिया कर दी थी। तो पाकिस्तान की सियासत में जो है ना वो ऐसे किरदार भी रहे। एक किरदार जो है इस वक्त हम ये इन लोगों की शक्ल में देख रहे हैं कि जहाँ से भी मौका मिले जो है वो लूट ले। ये जो अपना चेयरमैन सेनेट है वो आपको उनकी वीडियो होंगी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि जो बेटे की या बेटी की जो कॉन्वोकेशन था उसमें पूरी फैमिली को सरकारी खर्चे पर ले गए थे, सरकारी विजिट के नाम के ऊपर। वो सरकारी विजिट भी हो गया, कॉन्वोकेशन भी हो गया। तो ये तो इस मुल्क का हाल है। ये जो इस्तिसाली तबका है जी, ये जिस तरीके से आम आदमी को लूट रहा है, तो और किसी तरह जो है वो उस पर स्टॉप लगाने को तैयार नहीं है। अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार अगर इस मुल्क सही सिम में नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी हुक्मरान तबका ही है और बाहर कोई और तो नहीं है। वही तबका जो है वो सारी मराज पे कब्जा किया चले जा रहा है। मुल्क को भी आपने तबाह किया है, इस कौम को भी आपने जो बराना कर दिया है, और फिर भी आपका जो है ना वो जो है ना पेट नहीं बढ़ रहा। अब देखना ये कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है तो इनकी तनख्वाहें कितनी कम होती है। और वजीर दिफा को भी चाहिए कि इस बात का ऐलान करे कि वो नहीं ले रहे। कम से कम जितनी तनख्वाह उनकी पहले थी वो लेंगे, जो तनख्वाह बढ़ाई है वो कम नहीं लेंगे। इतना ऐलान तो कर ही दें, 37,000 ना सही इतना तो कर दें। ठीक, इलियास 74,000 ही कर दें। देखिए इतना ज्यादा इजाफा करना एक अजीब सी बात है जो लोगों में बजट में, जबकि मुल्क मुश्किलात का शिकार है, कर्जा लेने के लिए तरले डाले जाते हैं। आखिर में बात करूंगा, कर्जा लेने के लिए हर दफा जाते हैं और उनकी शराइत भी मानते हैं और शराइत मानते हैं और फिर अपनी जिस तरह इस पर IMF का नोटिस नहीं होता कि इतने ज़्यादा इनकी घर देख लें, इनको जो सरकारी घर मिले उनके खराजात ही नहीं माने, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। आवाम को क्या मिलता है? आवाम को तो कुछ नहीं मिलता। आवाम को सब्सिडी दी जाती है और वो सब्सिडी जो दी जाती है बाद में सर्कुलर डेट बन जाता है। सर्कुलर डेट के लिए फिर दोबारा गवर्नमेंट से की जानिब से कर्ज, इन पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, फिर इन्हीं के पैसों से फिर इन्हीं को खून निचोड़ के आवाम का फिर इधर लाया जाता है। तो इनके साथ तो जो अब किया गया है कि इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ये कौन देगा, किस तरह करेगा? प्राइम मिनिस्टर का नोटिस लेना अजीब सी बात है कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके नीचे क्या हो गया, उनके नीचे
ये लोग क्या कर रहे हैं। कैबिनेट ने अप्रूवल दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस यानी कि बैठे हुए हैं, तो ये जो 500 गुना इजाफा, इस पर तो देखना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को हैरानगी होनी चाहिए कि यार 500 गुना जो इजाफा तो डिफेंड कर रहे हैं, वैसे वो डिफेंड करने के पे लगे हुए हैं, बजाय कोशिश कर रहे हैं बजाय बड़ी 2016 से, बजाय कि वो चाहते हैं कि आप देखें एरियर भी इनको दिए जा रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल अनलिमिटेड, हर चीज़ अनलिमिटेड इनको मिलते हैं, अखराजात वगैरह, बाहर के टूर वगैरह, वो तो है, सब कुछ है। तो अब इतना बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? इसको बजाय पहले बहस की जाती है इस पर, बहस की अगर ये वायबल है कि नहीं है, लेकिन इस तरह करना पहले देख लें। पंजाब असम्बली में भी किया गया, दूसरी असम्बलियों में भी किया गया, इतनी बढ़ा ली हैं, जबकि 37,000 रुपये जो बात की जाती है वो अपने खुद नहीं दे रहे, सूबे में अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो लोगों के पास तो इनके पास क्या कहते हैं तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो अब इधर अजीब ड्रामा कर लिया गया मुल्क में, अजीब, यानी कि पूछने वाला ही नहीं कोई इनसे। सही चले, आपको पॉइंट आ गया। बहरहाल हमारा जो बुनियादी सवाल, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 10%, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में 5% इजाफा कर दिया गया। क्योंकि क्विकली ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के आमिर साहब आपका पॉइंट ले लूँगी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल, मशरिक़ वस्ता में नई जंग के खतरात से मुतल्लिक ईरान इसराइल के दरमियान मुमकिन कशीदगी से पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान इसराइल मुमकिन कशीदगी पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं, क्योंकि हमें खुसूसी तौर पर साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने ज्वाइन करना है। लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे थे भारी भरकम तनख्वाहों में इजाफा, अब सवाल तो ये भी है ना कि आम आदमी के हिस्से में क्या आएगा, क्या आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा तनख्वाहों का, और जो सारा टैक्सेस अदा करता है आम आदमी वो इनकी तनख्वाहों में चला जाता है, क्योंकि ये हमारे आम आदमी के टैक्सेस ही हैं जो इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, और इनकी मराद खासतौर पर, तनख्वाहें तो अलग हैं, मराद अलग हैं। आमिर साहब, आप चूंकि ब्रेक से पहले कमेंट करना चाह रहे थे, वो कर लें प्लीज। नहीं, मैं तो फिर एक फिक्रा ही कहना चाह रहा था, कोई बात नहीं, अब उसको छोड़े, अब वो टॉपिक खत्म हो गया फिर। नहीं, अभी वो टॉपिक है, कंटिन्यू है जी, अभी उसी पे हम। अच्छा, अभी कंटिन्यू है। नहीं, मैं वो यही कह रहे थे कि यार अपनी तो बढ़वा लो, लोगों की तनख्वाहों पे तनकीद करते फिर रहे हो। ये आप किसको कह रहे थे? ये आप बढ़वा लें यार, आप फैसल साहब को। नहीं, अयाज साहब ने जवाब दे दिया। आपकी बहुत सुनी जाती है सही पैमानों में। तो आमिर साहब, एक फिर ज़िमनी सवाल भी, ये वज़ाहत जरूरी थी, ये वज़ाहत जरूरी थी, जरूरी थी, ये बहुत जरूरी थी। इजाफी टैक्सेस का बोझ क्या हमें तैयारी करनी चाहिए आमिर साहब? नहीं, देखे ना, इजाफी टैक्सेस का बोझ तैयारी क्या करनी है, हो गए। आज खबर नहीं आ रही थी कराची से कि जनाब उन्होंने वो 18% GST पहले से वसूल करना शुरू कर दिया। पूरी ईमानदारी से ले रहे हैं हमारे जो दुकानदार हैं, वो टैक्स टकेगा नहीं देना, लेकिन जो लग गया टैक्स अभी इंपोर्ट होके आए नहीं है वो 18% वाले, ज़ाहिर है 1 जुलाई से है ना, उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो यही तो हमारा कौम का है। सिक्खाशाही किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। तकरीरें करा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करा लो, इम्प्लीमेंटेशन नाम सिफर का है। अब आप जो हम बात कर रहे हैं कि जी टैक्स लगता है, मैं आपको भी देती हूं। भाई ताजिर टैक्स देता कब है? ताजिर देता कब है टैक्स? ये हम और आप हैं जो मजलूम, जिनकी एटसोर्स तनख्वाह से टैक्स काट लिया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, हमें हमारी पूरी तनख्वाह दे दें, फिर टैक्स लेके दिखा दें। सही बात, फिर हम भी वही ताजिर बन जाएंगे ना आमिर साहब। जी फैसल साहब। नहीं, तो यही तो बात है, फिर सारे यही तो कह रहे हैं। जी, ये मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि जो आमिर साहब कह रहे हैं ना 18% GST वसूल करना शुरू कर दिया, वो जो वसूल कर रहे हैं उन्होंने आगे हुकूमती खजाने में जमा नहीं करवाना है ना, वो अपने लिए वसूल कर, उनके अपनी आमदनी में इजाफा हो गया, माल बढ़ गया, आगे नहीं जमा कराना खुदा न खास्ता। उनकी अपनी आमदनी बढ़ गई दुकानदारों की। तो ये कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ, यानी कि आप उस बंदे को टैक्स नेट में नहीं ला पाते, उससे आप टैक्स नहीं ले पाते, लेकिन वो आपसे जो है वो टैक्स के नाम पे सारे पैसे लेता है। तो अयाज साहब, वैसे इसका कोई सद्देबाब होगा? ये अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट लेने की बात करी, ये वही रिपोर्ट तो नहीं जो सिर्फ कह दिया जाता है और बाद में रिपोर्ट बनती नहीं है? ये बस आप एक कमेटी भी होती है ना, ऐसी कमेटियां बना ली जो निकलती नहीं है, हाँ। वो कमेटी डाली जाती है। ये भी मुझे नहीं लगता इस पे कुछ होगा। हाँ। वो ये बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ। स्पेशली इस दौर में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ी। पिछले दौर में भी यही हुआ जब PTI की गवर्नमेंट थी। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को इतना काम करना पड़ता है, वो बगैर बहस किए इतने ज़्यादा बिल्स आ जाते हैं जिनकी मंजूरी देना होती है।
आपको याद है ना वो एक इंसिडेंट हुआ था जिसपे अयाज सादिक बड़े दुखी हुए थे और यूं लग रहा था कि जैसे शायद वो इस्तीफा दे देंगे कि जी मेरे अरकान पार्लियामेंट यहाँ से उठा लिए गए पार्लियामेंट के अंदर से। तो मेरा ख्याल है तब भी यही समझाया गया होगा कि आप काम करें अपना, ये दिल छोटा ना करें, मतलब मेहनत करें, हसद ना करें, और वो देखें उस वक्त से काम कर रहे हैं तो उसका सिला तो मिलना चाहिए था ना, वो मिल गया। जी इलियास साहब, ये जो टैक्स नेट की बात हम कल भी ये बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये क्लेम करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर पेश है कि पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने स्टैंड किया है और अब वो हालात नहीं है, ख़ासतौर पर मौशी अशारिये देखे जाएँ, GDP को देखा जाए, तो आपको लगता है कि अब जहाँ जहाँ पर कोई खामियाँ हैं, कोताहियाँ, ख़ासतौर पर जब हम बार बार टैक्स का दायरा कार बढ़ाने की बात करते हैं, उस पर अब ये सीरियसली काम करेंगे? देखिए ये जो कह रहे हैं ना टैक्स नेट 10% है GDP का जो टैक्स नेट है, इसको ये कहते हैं बढ़ा के 14% करना है, तो ये किस तरह करेंगे? इनके पास जो है ये तो पहले जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से वसूल करते हैं टैक्स। अभी जो ये बता रहे थे कि AI टेक्नोलॉजी से ये किया हमने, इस तरह किया और ऑडिट निकाल लिया, ऑडिट में निकाल के उन लोगों को टैक्स लेके हैं, तो आपको ये चीज़ों का नहीं पता चलता कि आपके टर्नओवर क्या है। इसको जो है टैक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो इनका फेल हो गया है, अगर ये सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो क्यों नहीं करना चाहते? ये गवर्नेंस अगर अच्छी करें तो ये टैक्स क्यों नहीं हासिल करते, टारगेट क्यों नहीं हासिल किया? ये तो इनकी रिकवरियाँ की हैं, जो केसेस वगैरह पड़े हुए थे अदालतों में, उनकी रिकवरियाँ मिली भगत करके उसकी रिकवरियाँ करवा के इन्होंने और उस पैसों को रिकवर किया। टैक्स नेट बढ़ाने की तो भी बात है कि टैक्स नेट ये कहाँ कैसे बढ़ाएंगे? जिस चीज़ को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करते हैं उस पर सियासी प्रेशर आ जाता है। अब यही देख लें कि प्रेशर आ जाएगा, वो उसको नहीं कर सकेंगे। ताजरों के लेके आए ना, कुछ सिस्टम लेके आए, उनसे जाके मुज़ाकरात करते हैं, फिर वही आ जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास उसके सुराख बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये वो मछली पकड़ते हैं वो निकल जाती है। इसीलिए है कि इनको करना चाहिए, जैसे इन्होंने पहले सर्वे किए मार्केट्स को लेके आए। अब देखिए जाहिर है जैसे इलाके बड़े होते जा रहे हैं, शहर बड़े होते जा रहे हैं, बिजनेसेस आते हैं, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी नई कंपनी आई है और किस तरह क्या लेना है, उसका टर्नओवर क्या है। अब देख लें जो टर्नओवर टैक्स है उसको वो भी कम कर दिया है इन्होंने, ताकि उन लोगों को, ये आम आदमी के लिए बजट है, बड़े लोगों के लिए नहीं बजट है। ठीक है, अगर है दुआ तो छोटा सा एक वाकया सुना दूं जी, अगर क्विकली आप सुना सकें तो, क्योंकि ब्रेक पे जा रही थी जी। वो शौकत अजीज वजीर आजम थे ना, तो हमने उस वक्त चीनी की कीमत बढ़ी तो उन्होंने कहा यार मेरे दाएं बाएं देख लो, चीनी बनाते हैं साथ बेवरेज में डाल देते हैं, ये डोमेस्टिक तो थोड़े से लोग हैं, ये खाने पीने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे कजन हैं आपस में एक दूसरे के साथ, रिश्तेदार, ये चीनी बनाएंगे बगैर टैक्स के। ये वजीर आजम बता रहा है बात, उसको काउंट ही नहीं करेंगे कि कितनी चीनी बनी, फिर बेवरेजेस में जब डलेगी तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे और पैसे सारे घर में। हालांकि इन्होंने टीमें बैठाई हैं, जाके फैक्ट्रियों पर टीमें बैठाई हैं, फिर उनके पास वो टैक्स नेट कैमरे भी लगाए हैं, लेकिन वही बात नहीं चलता। रिश्तेदार जो है, कजन है ना, वो बात तो कर रहे हैं। बहरहाल जी, आमिर साहब, फैसल साहब, इलियास साहब, आप सबका शुक्रिया। बट नाज़रीन, हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। वो सवाल जो पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा ईरान इसराइल मुमकिन कशीदगी के हवाले से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में नई जंग के खतरात बढ़ने लगे। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, जबकि इसराइली हुकाम की जानिब से ये धमकियां लगाई जा रही हैं कि ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और ख़बरदार कर दिया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन को कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा और इसके दौरान खित्ते में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वस्ता एक और तबाहकुन जंग के दहाने पर खड़ा है? क्या इसराइल का मुमकिन हमला सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है? और अगर जंग छिड़ गई तो उसके आलमी और इलाकाई असरात क्या होंगे? इसी तमाम तर मौजू पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। क्या आप समझते हैं कि ये महज दबाव की हिकमत अमली है या किसी किस्म की जो अमली इकदाम है हो सकता है उसकी तैयारी हो रही है? देखिए, इस वक्त तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है। शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की थी जब ये ईरान से बातचीत हुई है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, कि 2 महीने का एक वक्त दिया गया था जिसमें ये मामला तय होने थे और डिस्कशन ये हो रहा था कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर पड़ रहा था कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो बिल्कुल छोड़ दे
ईरान उसके लिए रेडी नहीं था। वो कह रहा था कि इसके सिविल न्यूक्लियर यूसेज होते हैं, मेडिसिन में भी, एग्रीकल्चर में भी। तो इस पर बहस हो रही थी। ईरान ये छोड़ने को तैयार नहीं है कि वो बिल्कुल एनरिचमेंट नहीं करेगा। इसराइल को ये अच्छा मौका मिला हुआ है। इसराइल ये चाह रहा था कि इस वक्त उसके ज़हन में यह है कि इसराइल समझता है कि ईरान वल्नरेबल है, क्योंकि उसके जो बड़े इत्तेहादी थे लाइक लबनान के अंदर हिजबुल्ला, और यहाँ इसी तरह से शाम के अंदर, और फिर फलस्तीन का मामला है, यहाँ भी हमास, उनके जो मेन सपोर्टर्स थे उनको इसराइल अंडर प्रेशर ले आया है। हमास को भी उसने बहुत ज्यादा दबाया हुआ है, बहुत सी अमवात हुई, उनकी लीडरशिप भी कई पिछले दिनों में भी 2-4 उनके लीडर जो है वो वफात पा चुके हैं, और हिजबुल्लाह के तो उन्होंने तमाम लीडरशिप तकरीबन खत्म कर दी थी। और इसी तरह से उनकी कोशिश रही है कि जितने ईरान के इत्तेहादी हैं इस इलाके में उनको अंडर प्रेशर लाया जाए। तो ये शायद वो ये सोचते हैं कि ये मौका ऐसा है कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बड़े दूररस असरात होंगे, बहुत खतरनाक डिस्टेबलाइजिंग सिचुएशन होगी कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं इस इलाके में खास तौर पर वो खतरे में होंगे। ईरान कोशिश करेगा कि जो भी इस इलाके में उनके अड्डे हैं, फौजी हैं, उनको निशाना बनाए। इससे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि ये किस हद तक जाएगा। अभी तक एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई थी कि चीन की वसातत से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो थे उनमें बेहतरी आई थी, और सऊदी अरब जो है वो लग रहा था कि उसकी पॉलिसी में काफी तब्दीली आ रही है। अब ये जो अगर हमला होता है तो इसमें सारे एरिया में टेंशन होगी, और मैं ये समझता हूँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑलरेडी है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि खित्ते पर ज़ाहिर असरात होंगे। अगर अमेरिका ईरान जोरी मुज़ाकरात के हवाले से अगर इसराइल अमेरिका की हिमायत के बगैर कसूरी साहब ईरान पर हमला करता है तो उसका फिर अमेरिका ईरान जोरी मुज़ाकरात पर कितना असर पड़ेगा? यह है कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। ईरान तो यही अंदाजा लगाएगा कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हमला नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट जो इसराइल के वजीर आजम है वो इसराइल में भी कंट्रोवर्शियल है, उनके बारे खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, और कई लोगों को तो ये ख्याल है कि वो जंग जो गजा में बढ़ाए इसलिए जा रहे हैं तो उनको डर ये होगा कि जिस दिन जंग बंद होगी वो जेल जाएंगे। तो उनको बहुत से मुकदमात हैं, बशमूल करप्शन के मुकदमात उन पर चल रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट में है कि जंग वहां ना बंद हो। इसलिए बहुत से लोग इसराइल में ये चाहते हैं कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी रिहा जल्दी होना चाहिए। जो इसराइली हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में है तो वो भी इनके खिलाफ हैं। वो ये समझेंगे कि ये जानबूझ के इसको फैलाना चाहते हैं। लेकिन मेरी जाती राय यह है कि ये इतनी हिम्मत कर नहीं सकते कि अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप इनको मुकम्मल तौर पे कहें कि आप ये ना करें, क्योंकि पिछले जैसे मैंने आपको बताया कि 15 में से 14 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो है वो उन्होंने एक रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया है। अमेरिका के अलावा तो इनका कोई हामी है नहीं, तो इसलिए दुनिया तो यही तस्वुर करेगी कि अमेरिका की इसमें आशीर्वाद है, चाहे अमेरिका टोटली उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। इसलिए मेरी ख्वाहिश यह है कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगा, और शायद अगर तो ये सिर्फ दबाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाए डराने के लिए ईरान को कि वो कोई ना कोई मुआहिदा कर ले अमेरिका के साथ और न्यूक्लियर इशू के ऊपर, वो दूसरी बात है। अगर एक्चुअली हमला हुआ तो बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो फिर ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, और अगर खित्ते में कोई बड़ी जंग होती है तो खलीजी मुल्कों का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या आप समझते हैं कि वो अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रख पाएंगे? बात यह है कि अभी इससे पहले तो एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई थी कि चीन की वसातत से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हुए थे। ताल्लुकात में कुछ उसमें गर्मजोशी भी आई थी, और क्राउन प्रिंस के भाई जो है वो वहाँ डिफेंस मिनिस्टर जो है शायद वो मिल के भी आए हैं सुप्रीम लीडर से ईरान में।
तो एक डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी एक अच्छी खबर थी, क्योंकि जो ये मजहबी मनाफरत की बुनियाद पर झगड़े होते हैं उसको रोकने में बहुत मुआविन थी। ये शिया सुन्नी का जो मामला है, जी जी। इसमें भी ये जो ताल्लुकात इन दोनों के बेहतरी की तरफ चल रहे थे, उस एंगल से भी अगर आप देखा जाए तो वो बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। इसलिए अगर ये जंग हो जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि शुरू में सऊदी अरब कम से कम ये उसको सपोर्ट तो नहीं कर सकता। हाँ, ये और बात है कि वो ज्यादा कुछ कर ना सके, इससे दुनिया के बहुत से मुल्क नहीं कर सकेंगे। अगर उनके ज़हन में ये होगा कि अकेला इजराइल नहीं बल्कि इसके अमेरिका की भी खुशनुदी इजराइल को हासिल है। लेकिन पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर सूरत में जो भी उसका इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका पे, जिधर भी है, इजराइल पे तो हमारा इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है। जी जी। तो हम ये कोशिश करें कि ये इसको रोका जाए। ये आगे ही दुनिया मुश्किलात से फंसी हुई है। ये जो गजा का मामला है, तकरीबन 2 साल जंग हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, सारा इलाका डिस्टेबलाइज्ड है। और अगर जंग होती है और ईरान अपने कुछ बंद कर देता है रास्ते कुछ, तो ऑयल प्राइसेस जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो डेफिनेटली इस पोजीशन में ईरान है। ये इस इलाके से जो आमद रफ्त है जहाजों की, जो तेल लेके जा रहे हैं, वो बहुत उस पर असरअंदाज हो सकती है। अगर 2-3 जहाज ही ईरान ने सिंक कर दिए मेन वाटरवेज में, तो आग लग जाएगी ऑयल प्राइसेस को। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अमेरिका भी अंडर प्रेशर आएगा, और अमेरिका के फौजी और उनके जो अड्डे हैं और उनके जो साथी हैं सब अंडर प्रेशर आएंगे। इसलिए अमेरिका को भी ये चाहिए कि इजराइल को रोके कि वो सारी लिमिट्स क्रॉस ना कर आप अमेरिका और पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान ईरान के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकता है, अदरवाइज इसके खतरनाक असरात होंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।